गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेस। फ्रेंड्स, हम लोग ने यूनिट नंबर 1 पहला यूनिट जो था हमारा मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग वो ख़त्म कर दिया है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट करके हमारा सेकंड यूनिट था, उसको भी हमने ख़त्म कर दिया। यानी चैप्टर नंबर 1 के 2 यूनिट हमने ख़त्म कर दिए और आज हम लोग यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 चालू करेंगे और होपफुली दोनों यूनिट आज ख़त्म भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आज ऑलमोस्ट हम लोग 50% से ज़्यादा हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो जाएगा। अब इन सब के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट है कि एक क्वेरी है कि सर हमको एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है, और वो ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर हम थियरी है ये अकाउंट्स, अभी तक का जो हमने अकाउंट्स पढ़ा था स्कूल में पढ़ा था वो सब डेबिट क्रेडिट था, वो उसमें सब में सम्स आते थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते थे, वो उसको हम सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेते थे। अब सर ये थियरी है, इसमें ये नहीं समझ में आ रहा हमको कि हम क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको इतना पैनिक और इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले थियरी का कॉन्सेप्ट समझो कि थियरी, देखो यहाँ पे आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे थियरी समझनी है कि भाई वो थियरी बोलती क्या है। एक बार आपको थियरी समझ आ गई, एक बार आपने थियरी को समझ लिया, उसके बाद उसको अपने वर्ड्स में वहां पे लिखना है, बस इतना ही करना है और दूसरा कुछ भी नहीं करना है। दूसरी चीज, आप थियरी का एग्जाम में वेटेज देखो, सीए फाउंडेशन एग्जाम में थियरी का वेटेज देखो। देखो वेटेज और इंपॉर्टेंस दो अलग अलग चीज है। कोई चीज का वेटेज कम हो सकता है लेकिन उसकी जरूरी नहीं है कि उसका इंपॉर्टेंस भी कम है। अब यहां पे देखो, आपका जो अकाउंट्स का पेपर है, ठीक है, वो 100 मार्क्स का होता है और ये 100 मार्क्स का पेपर देने के लिए आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं, 3 घंटे दिए जाते हैं। पेपर जो होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। सब्जेक्टिव यानी आपको क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व करके यानी उसका आंसर लिख के देना है, ना कि ABCDE में से यानी MCQ में से चूज करके देना है। अब इसमें आपके पेपर में टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ऐसा 6 क्वेश्चन रहेंगे। अब हर क्वेश्चन जो आपका है ना वो 20 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 20 मार्क्स का। और कोई भी 20 इन क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन 25 का भी रहेगा। यानी हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 2 25 का है, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 25 का है, लेकिन एक ही क्वेश्चन 25 का होगा, बाकी सब किसके होंगे? 20 मार्क्स के होंगे। तो 20 यानी टोटल जो आपके पेपर का बनेगा वो बनेगा 125 मार्क्स। यानी विद ऑप्शंस बात कर रहा हूं आपके क्वेश्चंस की, कि ये ऑप्शन के साथ टोटल कितना होता है? 125। अब जो पहला क्वेश्चन जो होता है ना, इट इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन, यानी आप इसको छोड़ नहीं सकते, आप इसको ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते, आपको ये कंपल्सरी अटेंड करना पड़ेगा। और बाकी के जो 5 क्वेश्चन हैं इनमें से इंस्टीट्यूट बोलता है आउट ऑफ 5 क्वेश्चन यू हैव टू अटेंड एनी 4, यानी आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। यानी आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ के 3 4 5 6 अटेंड कर लो, आप चाहो तो 4 को छोड़ के 2 3 5 6 अटेंड कर लो। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। अब इसमें कैसा है कि एक क्वेश्चन का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। जैसे कि लेट्स सपोज कि क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 2 एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सब क्वेश्चंस होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सब क्वेश्चन 1, सब क्वेश्चन 2, सब क्वेश्चन 3, सब क्वेश्चन 4, तो ऐसे सब क्वेश्चन आ सकते हैं और ये सब क्वेश्चन का अलग वेटेज रहता है। यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका टोटल वेटेज कितना है? ये 20 मार्क्स। तो ये 20 मार्क्स इंस्टीट्यूट इन क्वेश्चंस के अंदर बाइफरकेट कर देता है। अब इंस्टीट्यूट जैसे चाहे वैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी इंस्टीट्यूट चाहे तो एक क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स का पूछ सकता है? एक क्वेश्चन जो है हमारा वो 10 मार्क्स का पूछ सकता है। यानी लेट सपोज पहला क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का पूछ लिया, तो 10 तो ये हो गए। दूसरा क्वेश्चन जो है इंस्टीट्यूट ने वो भी 10 मार्क्स का पूछ लिया, तो कहने से क्वेश्चन नंबर 2 का टोटल कितना हो गया? 20। तो एक कॉम्बिनेशन ऐसा ले सकता है इंस्टीट्यूट ये भी कॉम्बिनेशन ले सकता है कि एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट 10 मार्क्स का पूछ ले पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट अगेन कितने मार्क्स का पूछ ले? 10 मार्क्स का पूछ ले, तो कितना हो, सॉरी 5 मार्क्स का पूछ ले, तो कितना हो गया? 5। और तीसरा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट अगेन 5 मार्क्स का पूछ ले, तो कहने से 5 5 10, 10 + 10 20, तो 20 का कॉम्बिनेशन ऐसे भी उठा सकता है इंस्टीट्यूट। ऐसा भी कर सकता है कि पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट 15 मार्क्स का पूछ ले, 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, और जो दूसरा क्वेश्चन जो है
उसमें एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट 5 मार्क्स का पूछ ले, तो कहने से ऐसे भी तो 20 होता है। तो जिस तरह से भी 20 का कॉम्बिनेशन बनाना चाहे इंस्टीट्यूट, वैसे इंस्टीट्यूट इसका कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो ये आपका पेपर का पैटर्न रहेगा कि आपके मेन 6 क्वेश्चन रहेंगे, उन क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चंस रहेंगे। कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके अंदर क्वेश्चन के अंदर भी चॉइस है, यानी एक चॉइस तो हमें यहां पे मिल ही रही है कि वे 5 में से 4 अटेंड कर लूं। अब इन 4 में भी एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें एक 5 मार्क के क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा हो सकता है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 10 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 है वो 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी 5 मार्क्स का है, लेकिन इसमें आपके पास चॉइस रहेगा। चॉइस रहेगा मतलब क्या? आपको इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन ए क्वेश्चन बी। तो आपको ए अटेंड करना है या बी अटेंड करना है, वो आपके ऊपर है। दोनों में से आप कोई भी एक क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। तो इस तरह से इसका टोटल करते हैं ना, तो 25 मार्क्स हो जाता है। 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25। लेकिन आपको इसमें अटेंड कितने मार्क्स का करना है? सिर्फ 20 मार्क्स का ही अटेंड कर सकते हो, यानी इन दोनों क्वेश्चन में से आप एक ही चूज कर सकते हो। तो इस तरह से आपका पेपर का पैटर्न रहेगा। एक बार देख लो पेपर पैटर्न। एक पेपर मैंने डाउनलोड किया इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से। ये सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस का क्वेश्चन है, देख रहे हो यहाँ पे। और ये आपका पेपर आया था नवंबर 2019 के अंदर, यानी लास्ट नवंबर में, आपसे 1 साल पहले। अब इस पेपर में देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, यानी पहला क्वेश्चन आपको करना ही करना है। और कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ द रिमेनिंग 5 क्वेश्चन, यानी पहले क्वेश्चन को छोड़ने के बाद 6 में से 5 बचे, उन 5 में से आपको 4 अटेंड करने हैं। अब देखो क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन में सब क्वेश्चन ए है जिसमें आपको ट्रू फॉल्स देना है, ठीक है। और 6 ट्रू फॉल्स हैं और एक ट्रू फॉल्स का आपका मार्क्स कितना है? 2 मार्क्स है, तो टोटल 12 मार्क्स आपको इधर मिलेगा। उसके बाद उसी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर बी है, और ये क्वेश्चन आपका थियरी का क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 मार्क्स। तो देखो अभी तक थियरी का क्वेश्चन सिर्फ एक ही आया है। मैं ट्रू फॉल्स को थियरी का क्वेश्चन नहीं मानता हूं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आप में इसके अंदर आपको कुछ रट्टा मार के नहीं लिखना है। आपको कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट में आंसर यस आएगा कि आंसर नो आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम अकाउंट्स में प्रैक्टिकली बोलेंगे, थियरी नहीं बोलेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सी क्वेश्चन, यानी तीसरा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी कितने मार्क्स का है? 4। तो देखो 4 + 4 12, 4 + 4 8, 8 + 12 कितने हो गए? 20 मार्क्स हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 20 मार्क्स का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर ए है। अब ये ए जो क्वेश्चन है ये कितने मार्क्स का है? तो ये क्वेश्चन में हमारे 10 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, और क्वेश्चन नंबर बी भी कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है जो जिसमें ए क्वेश्चन है, और ये ए क्वेश्चन भी कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। उसके बाद आप आगे जाओगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर बी है, और क्वेश्चन नंबर बी भी कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। अब क्वेश्चन नंबर सी देखो क्या लिखा है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी दोनों में से कोई एक ही अटेम्प्ट करो। तो देखो एक हमको ऑप्शन दिया 1 और दूसरा ऑप्शन दिया है 2। इन दोनों क्वेश्चन दोनों 5-5 मार्क के क्वेश्चन है, लेकिन इन दोनों में से हम कोई एक ही अटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह आपका पूरा अकाउंट्स का देखोगे ना तो यहाँ पे पेपर पैटर्न निकल के आता है, ठीक है। और पूरा पेपर में ये जैसे नवंबर 2019 का पेपर है, नवंबर 2019 का पेपर है, तो इस पेपर में मुझे टोटल 8 मार्क्स का राइटिंग थियरी दिखा है। मैं ट्रू फॉल्स को थियरी नहीं मानता हूं, ठीक है। जो लोग थियरी मानते हैं वो लोग मान सकते हैं, बट ट्रू फॉल्स इज नॉट अ थियरी, ठीक है। तो ये जो है ये 4 मार्क्स का है, आपका एक थियरी का क्वेश्चन है। और दूसरा आपका लास्ट क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा थियरी पूछा आपको, वो कभी कभी पूछ लेते हैं 4 मार्क्स का, यहां पे 5 मार्क्स का थियरी पूछा आपको। तो टोटल 8 to 9 मार्क्स का आपको राइटिंग वाला थियरी आएगा, जहां पे आपको पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखने, ठीक है। और ये भी कुछ ज्यादा बड़े नहीं है, और सब सिंपल क्वेश्चन है। जैसे इसको में देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन अभी अपने को यूनिट नंबर 5 का है, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको आएगा नहीं। ये क्वेश्चन देखो क्या है, ये क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड कंटिजेंट लायबिलिटी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये यूनिट नंबर 5 में सिर्फ यही एक चीज है, यानी यूनिट नंबर 5 में एक ही चीज पढ़ाते हैं, प्रोविजन क्या होता है, कंटिजेंट लायबिलिटी क्या है, उसका आपको डिफरेंस बिटवीन लिख के 4 मार्क्स ले जाने। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब आज का हम लोग सेशन चालू करते हैं, और आज के सेशन में हम लोग यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 चालू करेंगे।
तो देखो यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और यूनिट नंबर 3 खत्म भी कर देते हैं, क्योंकि यूनिट नंबर 3 का नाम है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी यानी अकाउंटिंग डेफिनेशंस। तो अकाउंट्स में जो अलग अलग वर्ड यूज होते हैं ना, उनका डेफिनेशन दिया है इस चैप्टर के अंदर। तो आपको रिफर आईसीआई मॉड्यूल, आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की सीए फाउंडेशन की जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको सिर्फ उसको उसमें से एक बार रीड करना है। क्या करना है? उसमें से एक बार रीड करना है। अगर आपको लगे तो कर लेना, नहीं करोगे तो भी चलेगा। और ये इंस्टीट्यूट की देखो मैंने मॉड्यूल यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है यूनिट नंबर 3 की। तो क्या दे रखा है इसमें? एक्सेप्टेंस क्या होता है, ठीक है, अक्रूवल किसको बोलेंगे, ठीक है, उसके बाद अक्रूड एक्सपेंस क्या होते हैं, अक्रूड लाइबिलिटी क्या होती है, उसके बाद हमको यहाँ पे डेफिनेशन दिए, डेप्रीशिएशन का डेफिनेशन दिया है, एमोटाइजेशन क्या होता है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ठीक है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है, बेड डेट क्या होती हैं, बैलेंस शीट क्या होता है। अब बताओ तुमको ये पढ़ाऊं बैलेंस शीट क्या होता है? तो ये सारी डेफिनेशंस हैं, आप पढ़ोगे तो मोस्ट ऑफ द डेफिनेशन आपको क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। और जो डेफिनेशन नहीं क्लियर होंगी तो वो जैसे जैसे कोई चैप्टर आएगा और उसमें जब वो वर्ड आएगा तो उसका मीनिंग हम लोग वहां पे समझेंगे। इसमें से कभी भी कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन आज तक इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा है, यानी इंस्टीट्यूट ने ऐसा नहीं बोला कि डिफाइन डिबेंचर्स, कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने आज तक इस चैप्टर में से कभी भी पूछा नहीं है। इसलिए ये चैप्टर मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि अगर आपको लगे तो आप इसको क्या कर सकते हो, फॉर नॉट फॉर एग्जाम पर्पस बट फॉर ए नॉलेज पर्पस, आप चाहो तो इसकी सारी डेफिनेशंस को क्या कर सकते हो, एक बार रीड कर सकते हो। याद कुछ भी नहीं करना है। और आप एक टाइम के लिए इसको रीड नहीं भी करोगे देन ऑल्सो इट इज फाइन, क्योंकि रीड करोगे तो डाउट्स आएंगे और बहुत सारे डाउट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपने अभी तक पढ़ी नहीं है भाई। फीफो क्या होता है? अरे इन्वेंट्री का जब तक चैप्टर नहीं पढ़ूंगा तब तक फीफो का मतलब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? तो इसके लिए ये चैप्टर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, ये यूनिट चाहो तो आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। अब नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज यूनिट नंबर 4। इसमें से ऑलमोस्ट हर एग्जाम में, कोई एक आधा एग्जाम छोड़ के बाकी हर एग्जाम में एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का 100% आएगा और आएगा। इसके लिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत स्कोरिंग हो जाता है और बहुत छोटा भी है। तो देखो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। हमने ट्रांजैक्शन का हिंदी में बोले तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? लेन देन। अब ये लेन देन 2 तरीके का हो सकता है, एक कैपिटल नेचर का हो सकता है और एक रेवेन्यू नेचर का हो सकता है, ठीक है। और कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस में 2-3 तरह के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, एक कैपिटल रिसीट हो सकती है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। और सेम वैसे ही रेवेन्यू में भी 2 टाइप के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, एक रेवेन्यू रिसीट हो सकती है और इसको ठीक करना है, एक कैपिटल रिसीट नहीं है, यहाँ पे आएगा रेवेन्यू रिसीट्स हो सकती हैं। क्या हो सकती है? रेवेन्यू रिसीट हो सकती है। और कैपिटल नेचर के अंदर एक और हो सकता है फिक्टिशियस एसेट्स। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, वो जब आएगा तब मैं क्लियर करता हूं फिक्टिशियस एसेट क्या होता है। तो अब सबसे पहले एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं इससे कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। यहां पे भी इसको करेक्ट करो, एक्चुअली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा, ये पूरा ही गलत लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग अभी पहले स्टार्ट करते हैं इससे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। तो आ जाओ, तो सबसे पहला चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं एक्सपेंस करता हूं, क्या करता हूं मैं? एक्सपेंस करता हूं। अब एक्सपेंस 2 तरह के हो सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज कि मैंने एक कार खरीद ली, बॉट ए कार, ठीक है। ये भी कहने से इसमें भी पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कार खरीदा तो पैसा तो दूंगा ना, कहने से ये भी मेरा खर्चा तो है। और दूसरा लेट सपोज कि मैंने पेन खरीद लिया, क्या कर लिया मैंने? बॉट ए पेन। कहने से पेन खरीदा तो इसमें भी क्या जा रहा है? मेरे पैसे तो जा रहे हैं। कहने से दोनों ही एक्सपेंस है लेकिन दोनों का नेचर अलग है। देख के नहीं लगता क्या दोनों अलग हैं? यस और नो? कहने से कार, कहां पे कार और कहां पे पेन, दोनों का परचेस का क्या है, दोनों का जो परचेस का ट्रांजैक्शन है उसका टाइप अलग है। तो इन्हीं को हम ट्रांजैक्शंस को 2 तरह में बांट देते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? तो देखो
कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर यानी कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसका हमें बेनिफिट जो है ना, अब बेनिफिट कौन सा बेनिफिट, तो यहां पे हम इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करेंगे। कौन से बेनिफिट की बात करेंगे? इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी उसकी वजह से हमारे बिजनेस में हमें इकोनॉमिकली पैसे वाइज बेनिफिट होता है ना, वो बेनिफिट अगर हमें मोर देन 1 ईयर होता है, कितने से ज्यादा होता है? मोर देन 1 ईयर होता है, तो उस केस में उस एक्सपेंस को हम बोलते हैं कि ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है भाई। ये हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और अगर हमें कोई भी खर्चे से लेस देन 1 ईयर का एक्सपेंस, लेस देन 1 ईयर का बेनिफिट हो, तो उसे हम बोलेंगे कि ये हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है हमारे लिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब यहां पे देखो, जो हमने एग्जांपल लिया था, बॉट अ कार, बताओ कार की वजह से मेरे बिजनेस में, लेट्स सपोज बिजनेस के लिए कार खरीदी है मैंने, पर्सनल यूज के लिए नहीं खरीदी है, तो बिजनेस में कार कितने साल चलेगी? कहने से लगभग 5 से 8 साल तो मिनिमम चलेगी, या सुनो, तो कहने से इसका जो बेनिफिट है वो मोर देन 1 ईयर मिलेगा। इसलिए जो कार का खर्चा है वो मेरा कौन सा खर्चा है? वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो मैंने पेन खरीदा है, कहने से ये पेन तो 1 साल क्या 1 महीने ही चलेगा, 1 महीने बाद मुझे नया पेन लेना पड़ेगा, यस और नो, तो कहने से ये पेन का फायदा जो है मुझे वो लेस देन 1 ईयर मिलता है। इसके लिए ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो कहने से हमारा डेफिनेशन क्या हो गया कि जिस एसेट का फायदा, इकोनॉमिक बेनिफिट, कौन सा बेनिफिट? अभी तक हम लोग क्या 12th तक हम लोग क्या बोलते थे? बेनिफिट वर्ड यूज करते थे। अब हम लोग एक वर्ड और ऐड कर रहे हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी पैसे के टर्म्स में इससे जो बेनिफिट होगा वो 1 साल से ज्यादा का होगा, तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर उसमें बेनिफिट जो है वो 1 साल से कम का हुआ, तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए? वो मेरे लिए हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो डेफिनेशन यहां पे, एनी एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड्स ग्रेटर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कोई ऐसा एक्सपेंडिचर, कोई ऐसा खर्चा जो हमें ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट दे, यानी अभी जो बेनिफिट मिल रहे हैं ना, इससे ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट दे टू द एंटिटी यानी बिजनेस in future, that is for more than 1 year, are usually a capital expenditure। यानी जिस assets का फायदा मुझे 1 साल से ज्यादा मिले, जिन खर्चों का फायदा मुझे 1 साल से ज्यादा मिले, वो मेरे लिए क्या होंगे? वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। वो मेरे लिए क्या होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। समझ में आता है कि नहीं आता है? दूसरा एग्जाम्पल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड्स इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटिटी इन प्रेजेंट, यानी यूजुअली विद इन 1 ईयर, उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कोई खर्चे का फायदा, खर्चा क्यों करते हैं? ताकि हमें कुछ फायदा हो। आज अगर आप मुझसे कोचिंग पढ़ रहे हो तो मुझे फीस दे रहे हो, तो आप फीस का खर्चा क्यों कर रहे हो? ताकि आपको नॉलेज गेन करने का फायदा हो। तो जब हम लोग कोई भी खर्चा करते हैं तो उसके पीछे हम कोई ना कोई फायदा देखते हैं, और बिजनेस में हमेशा जो खर्चा किया जाता है वो हमेशा इकोनॉमिक फायदे के लिए किया जाता है, यानी पैसे कमाने के लिए किया जाता है। तो जब आप बिजनेस में इकोनॉमिक फायदे के लिए कोई खर्चा करते हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर 1 साल से ज्यादा हमें उससे फायदा मिल रहा है, दैट इज इफ वी आर गेटिंग बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, क्या हमें 1 साल से ज्यादा उसमें फायदा मिल रहा है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है हमारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम खुद से एक क्वेश्चन पूछते हैं हर ट्रांजैक्शन को देख के, वेदर ग्रेटर, अब इस वर्ड का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, थोड़ी देर बाद देखेंगे, वेदर ग्रेटर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी क्या इससे मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट यानी पैसे के टर्म्स में फायदा हो रहा है, और वो फायदा क्या मुझे विल लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, क्या उसका फायदा मुझे 1 साल से ज्यादा मिलेगा? इफ आंसर इज यस, दैट कि हमें बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा, देन दैट एक्सपेंडिचर इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड अगर अपना आंसर क्या आता है? नो, देन इन दैट केस दैट इज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो हमारा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कुछ एग्जांपल्स दो मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर के। तो कहने से कौन कौन सी चीजों का फायदा आपको 1 साल से ज्यादा मिलता है? कौन कौन सी चीजें? कहने से हमें बिल्डिंग का फायदा 1 साल से ज्यादा मिलता है, यस और नो? कहने से बिल्डिंग का फायदा हमें 1 साल से ज्यादा मिलता है। उसके अलावा दूसरा कोई एग्जांपल दो जिसका फायदा हमें 1 साल से ज्यादा मिलता है। कहने से प्लांट, इसका फायदा हमें 1 साल से ज्यादा मिलता है। मशीन्स, इसका फायदा हमें 1 साल से ज्यादा मिलता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स, हम इन्वेस्ट करके रखते हैं, तो कहने से यूजुअली अगर हमने 12 महीने से ज्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट रखा है तो उसका फायदा हमें 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है। तो कहने से ये सारे के सारी जो चीजें, इन्हें हम असेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
असेट्स बोलते हैं और इनको हम कहाँ दिखाते हैं, हम हमारी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं वो सब कहाँ दिखाए जाएंगे, आपके बैलेंस शीट में शो किए जाएंगे। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे मतलब परचेस, तो कहने से इस साल जो सामान खरीदा है उसको इसी साल बेच देता हूं यूजुअली, यस और नो, जो सामान मैंने इस साल खरीदा है उसको मैं क्या करता हूं, इसी साल बेच देता हूं, इसलिए उसका फायदा कब हो जाता है, इसी साल हो जाता है, इसलिए वो मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी, सैलरी कहने से इस साल की सैलरी दी तो एम्प्लॉय इस साल ही काम करेगा ना, अगले साल के लिए तो नई सैलरी देनी पड़ेगी, तो कहने से सैलरी का फायदा मुझे विद इन 1 ईयर मिल जाता है, इसलिए वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस, यानी रेवेन्यू एक्सपेंस। समझ में आता है कि नहीं आता है। उसके अलावा और मुझे एग्जांपल दो कोई, ठीक है। कहने से रेंट, तो इस साल का जो रेंट पे किया, कहने से इसका फायदा तो मुझे इसी साल मिलेगा, अगले साल मुझे और चाहिए इसका फायदा तो मुझे अलग और एक्स्ट्रा रेंट भरना पड़ेगा, यस और नो। इंटरेस्ट, कहने से इंटरेस्ट का फायदा मुझे इसी साल मिलेगा, अगर मैं इस साल इंटरेस्ट भरूंगा तो इस साल उनका पैसा यूज कर पाऊंगा जिससे लोन लिया है, अगर इस साल मैं इंटरेस्ट नहीं भरूंगा तो वो अपना पैसा वापस ले लेगा, मैं इस साल उसका पैसा यूज नहीं कर पाऊंगा। तो कहने से इंटरेस्ट भी मेरा क्या हो गया, एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही हो गया। और कहने से ये सारे खर्चे हम लोग कहां लिखते हैं, पीएनएल के अंदर लिखते हैं। समझ में आता है कि नहीं आता है। तो कहना ही से कि कोई चीज बैलेंस शीट में जाएगी कि कोई चीज पीएनएल में जाएगी, उसका जो अपने को डिसीजन लेना होता है वो हम किस चीज को देख के लेते हैं कि भाई इसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का मिलेगा कि 1 साल से कम का मिलेगा। इफ इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इट विल गो टू बैलेंस शीट, इफ इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देन इट विल गो टू द पीएनएल। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का। ये आपका एक्सपेंडिचर का। अब यहां पे देखो कुछ एग्जांपल्स दिए आपको। परचेस ऑफ टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स मतलब क्या, लैंड खरीदा आपने, बिल्डिंग खरीदा, मशीन खरीदा, ये सब क्या आपके टेंजिबल एसेट्स हैं। तो ये सब एसेट अगर आप खरीदते हो तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, एक्विजिशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट, यानी आपने गुडविल खरीद ली, आपने ब्रांड नेम खरीद लिया। लेट सपोज हमने क्या किया, हमने कोको कोला को खरीद लिया, तो कहने से कोको कोला का नाम खरीदा तो हमारे लिए क्या हो गया, ब्रांड नेम हो गया, इनटेंजिबल एसेट है। उसके बाद आपने कोई कॉपीराइट खरीद लिया, ट्रेडमार्क खरीद लिया, तो ये सारे के सारे आपके लिए क्या हैं, ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं और इनका फायदा आपको मोर देन 1 ईयर मिलता है। इसके लिए आप इनको क्या बोलोगे, इनको आप बोलोगे ये मेरे क्या हैं, ये मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। समझ में आता है कि नहीं आता है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, जैसे कि इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीन, कहने से मशीन को इंस्टॉल किया, तो मशीन इंस्टॉल करने के टाइम पे मशीन को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक्सपेंस पे करना पड़ता है, ये सुनो। अच्छा, ये मशीन इंस्टॉल करवाने का जो खर्चा है, इस खर्चे का फायदा हमें सिर्फ इसी साल मिला कि अगले सालों मिलेगा, सालों साल मिलेगा। कहने से जब तक वो मशीन चलती रहेगी तब तक उसके इंस्टॉलमेंट पे जो हमने खर्चा किया था उसका फायदा हमें मिलते रहेगा। इसीलिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर, इसीलिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर जब तक असेट इंस्टॉल नहीं हो जाता है, रेडी टू यूज नहीं हो जाता है, तब तक के उसके सारे खर्चे हम लोग क्या करते हैं, उसकी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। उन सबको हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। क्योंकि भाई जब तक असेट मेरा पुट टू यूज नहीं होगा उससे कोई फायदा मुझे नहीं मिलने वाला है। तो अगर मैं कोई असेट को ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कर रहा हूं इंस्टॉल करने से पहले, या फिर इंस्टॉलेशन का खर्चा कर रहा हूं, तो कहना ही से देख के तो ऐसा लगता है कि चलो अभी इंस्टॉल हो गया, लेकिन इस इंस्टॉलेशन का फायदा तो मुझे 1 साल 2 साल जब तक वो असेट चलेगा तब तक मिलेगा। इसके लिए जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है वो हमारा रेवेन्यू खर्चा नहीं, इसका बेनिफिट 1 साल से कम नहीं, जब तक वो असेट चलेगा तब तक मिलेगा। इसलिए ये सारे एक्सपेंडिचर हमारे लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट, उसके बाद कोई ऐसा खर्चा, एफिशिएंसी बाय विच लाइफ एफिशिएंसी ऑन अ लाइफ ऑफ असेट विल इंक्रीज, या तो असेट की एफिशिएंसी बढ़ जाए या फिर असेट की लाइफ बढ़ जाए, वो सब खर्चे भी हमारे क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों, तो देखो यहां पे हम लोग ने एक वर्ड पढ़ा था, क्या, ग्रेटर, क्या वर्ड पढ़ा था, ग्रेटर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट देना काम नहीं है, ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। तो अगर पहले एक असेट था वो चल रहा था मेरा, ठीक है, बराबर, अब अगर वो मुझे पहले 5 साल चलने वाला था, अब अगर उसको मैंने कुछ रिपेयर या कुछ एडिशनल काम करवा दिया जिसकी वजह से अब वो 10 साल चलेगा, तो कहने से पहले जो बेनिफिट मिलने वाले थे उससे ग्रेटर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे मुझे, इसलिए ये एक्सपेंडिचर मेरे लिए क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। पहले मेरी कार 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर चलती थी,
लेकिन मैंने मेरी कार में एक इक्विपमेंट डाल दिया, कोई एक नया पार्ट डाल दिया, जिसकी वजह से अब मेरी कार 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर की जगह 20 किलोमीटर चलती है। कहने से मेरी कार की एफिशिएंसी बढ़ गई। तो कहने से ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसा स्टार मार्क करना, इसको स्टार मार्क करो। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी बार आप इसको देखोगे आप इसको पढ़ोगे। अब देखो, हमने इंटरेस्ट को क्या माना था? हमने इंटरेस्ट को रेवेन्यू एक्सपेंस माना था, जो कि सही भी है। लेकिन हमने कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था? कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग ने पढ़ा था कि कोई भी ऐसा खर्चा जो असेट को इंस्टॉल करने से पहले हो जाए, बिफोर इंस्टॉलेशन, बिफोर असेट इज रेडी टू यूज, तब तक के सारे खर्चे हम क्या मानते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। क्या मानते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग? क्योंकि भाई ये खर्चे कब काम के? जब असेट इंस्टॉल हो जाएगा, और असेट जब इंस्टॉल होगा तो उसका फायदा हमें, जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ये ट्रांसपोर्ट करवाने का जो हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किया है, इसका बेनिफिट सिर्फ हमें इस साल नहीं मिलेगा, इसका बेनिफिट तो हमें सालों साल मिलते रहेगा। इसके लिए हम उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं और उसको असेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का? ओके। अब यहां पे देखो, अगर मैंने लेट सपोज कि एक लोन लिया है, क्या लिया है? लोन। और इस लोन पे मैं क्या भर रहा हूं? इंटरेस्ट भर रहा हूं। तो कहने से इंटरेस्ट मेरा क्या है? एक तरह का एक्सपेंस है। इंटरेस्ट मेरा क्या है? एक तरह का एक्सपेंस है। अगर मैं ये खर्चा नॉर्मल पर्पस के लिए कर रहा हूं, यानी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के लिए कर रहा हूं, तो उस केस में ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। लेकिन ये कोई असेट एक्विजिशन में लगा दिया मैंने, यानी कोई असेट को खरीदने में लगाया है, तो उस केस में जब तक असेट, until asset is ready to use, वो सारा का सारा मेरा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, लेट सपोज कि मैंने 1 अप्रैल 2010 को एक लोन लिया है, ठीक है? एक लोन लिया है, 1 लाख रुपए का लोन लिया है, और इस पे मैं कितना इंटरेस्ट भर रहा हूं? 10% इंटरेस्ट भर रहा हूं। और ये 1 लाख रुपए का लोन मैंने इसलिए लिया है ताकि इससे मैं मेरी फैक्ट्री बना सकूं। अब मेरी फैक्ट्री बनते बनते 2 साल लग गए, यानी मेरी फैक्ट्री का काम जो है वो, मेरी फैक्ट्री का काम खत्म हुआ 31/3/2012 को। तो कहने से 2 साल चले गए, ईयर 1 एंड ईयर 2। अब ये 2 साल में कहने से पहले साल मैंने 10,000 का इंटरेस्ट भरा और अगले साल मैंने 10,000 का इंटरेस्ट भरा। अब इस इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस है, इसका बेनिफिट बताओ मुझे कब मिलेगा? कहने से इसका बेनिफिट मुझे इस दिन के बाद मिलेगा, जब फैक्ट्री चालू हो जाएगी ना, तब उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा। इसलिए ये जो खर्चा है ये मैं असेट की कॉस्ट में ऐड कर दूंगा, क्योंकि कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब तक असेट रेडी टू यूज ना हो, उससे पहले के सारे खर्चे किस में ऐड कर दो? उससे पहले के सारे खर्चे असेट की कॉस्ट में ऐड कर दो, यानी उन्हें हम क्या कर लेंगे? कैपिटलाइज कर लेंगे, असेट मान लेंगे। इसलिए रेवेन्यू, अगर आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट अगर नॉर्मल है तो वो रेवेन्यू है, ठीक है? और अगर असेट को यूज नहीं किया है, रेडी टू यूज नहीं है अभी तक असेट, और उससे पहले का कोई इंटरेस्ट का खर्चा है, तो वो मेरे लिए क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है मेरे लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये वाला एक पॉइंट याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऑल डे टू डे एक्सपेंस, सैलरी पे करना, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, वेजेस, ट्रेवलिंग, एडवर्टीजमेंट, यानी एवरीथिंग दैट कम्स इन P&L आर बेसिकली क्या है? हमारे जो रेगुलरली रिपीट होते रहते हैं, हर महीने सैलरी देने का, हर महीने प्रिंटिंग का खर्चा होता है, हर महीने हमको वेजेस देने पड़ते हैं, हर महीने ट्रेवलिंग, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करना पड़ता है। तो ये रिपीटेटिव एक्सपेंस है। तो जो रिपीटेटिव एक्सपेंस है वो सब क्या है? मेरे P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो चीजें आती हैं वो हैं, और वो सारे के सारे मेरे क्या हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। दूसरे, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होते हैं, यानी बार बार नहीं होते ये खर्चे, लेकिन उनका फ्यूचर में कोई बेनिफिट भी नहीं होता है। जैसे कि एक्सीडेंट कंपनसेशन पेड। एक वर्कर मेरी फैक्ट्री में काम कर रहा था, हादसा हो गया और उसका लेट से एक हाथ इंजर्ड हो गया। अब अगर उसको एक्सीडेंट हुआ, उसका हाथ इंजर्ड हुआ, तो कहने से मुझे उसे कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, क्योंकि आज के बाद वो अपनी जिंदगी में काम नहीं कर पाएगा शायद। तो वो कंपनसेशन कंपनी के लिए तो क्या एक तरह का एक्सपेंस है। और बताओ, इस एक्सपेंस का कंपनी को कोई फ्यूचर में फायदा होगा क्या?
ये वर्कर को हमने क्या किया, एक्सीडेंटल क्लेम दिए, तो इससे कंपनी को फ्यूचर में कोई फायदा होगा क्या? द आंसर इज नो, कोई भी फायदा इसका बिजनेस को नहीं होगा। ये बार बार नहीं होते हैं खर्चे, नॉन रिकरिंग है, बार बार अकर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इनका फ्यूचर में फायदा नहीं है, इसलिए कौन से खर्चे होंगे, ये रेवेन्यू एक्सपेंस होंगे। वैसे ही हम बोनस देते हैं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट। वॉलेंट्री रिटायरमेंट मतलब क्या, हमारी कंपनी ने, हमने जानबूझ के एम्प्लॉय का रिटायरमेंट का अभी तक एज नहीं हुआ बट हम लोग उसको रिटायर करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद हमको क्या करना है, हमको कंपनी का स्टाफ कम करना है, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई तू निकल जाना यार यहाँ से, तो बोला नहीं निकलूंगा, बोले भाई रिटायर हो जा, चाहिए तो पैसे ले ले, तो हम उसको क्या करते हैं, पैसे दे देते हैं और उसको हम क्या करते हैं, कंपनी से रिटायर कर देते हैं। उसके बाद अगर कोई हम पार्ट रिप्लेस कर दे मशीन का, लेट सपोज एक मेरी कार है, कार का टायर टूट गया, तो टायर अगर मैंने रिप्लेस कर दिया, तो कहने से टायर रिप्लेस करने की वजह से मेरी जो कार है उसका कोई पहले जो बेनिफिट मिल रहा था उससे ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है मुझे। कहने से पहले भी मेरी कार चलती थी, टायर लगाने के बाद भी मेरी कार चलती है, उसी स्पीड से चलती है, उतना ही पेट्रोल खाती है, सब कुछ सेम है, तो कहने से ग्रेटर इकोनॉमिक बेनिफिट इसमें नहीं मिला। तो ये पार्ट रिप्लेसमेंट जो है, ये पार्ट रिप्लेसमेंट मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा। लेकिन इसी की जगह मैं मशीन में एक दूसरा इक्विपमेंट लगा दूं जिसकी वजह से अब मेरी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर की बजाय 20 किलोमीटर चलेगी, तो अब मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट पहले से ज्यादा मिल रहे हैं। पहले 10 किलोमीटर चलती थी, अब कितनी चलती है, 20, तो ग्रेटर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहे हैं। तो उस केस में ये मेरे एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे, ये मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोजेक्ट अबंडेंड, यानी लेट सपोज अभी कोरोना वायरस चल रहा है, हमारी मेडिकल की कंपनी है, मेडिसिन की कंपनी है, तो हम क्या करते हैं, कोरोना वायरस की एक दवा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये दवा हमने ढूंढने से पहले किसी और ने ढूंढ ली, तो कहने से हम ढूंढ के क्या करेंगे फिर इसको, ठीक है, वो कंपनी बना के बेच रही है और हम तो मालूम भी नहीं कि हम बना पाएंगे कि इसको नहीं बना पाएंगे, तो हम उस रिसर्च को बीच में छोड़ देते हैं, तो हम बोलते हैं कि हमने रिसर्च को क्या कर दिया है, अबंडन कर दिया है, छोड़ दिया है। तो उस रिसर्च में कहने से कुछ खर्चा तो हुआ होगा, तो अगर आप कोई रिसर्च और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को अगर बीच में छोड़ देते हो, तो कहने से उसका फ्यूचर में कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो जब अगर आपको फ्यूचर में कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो कहने से वो हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जिस चीज का फायदा 1 साल से ज्यादा हो वही कैपिटल है। कहने से इसका तो 1 साल छोड़ो, इसका तो फायदा ही नहीं होने वाला है, इसलिए क्या है, मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर ये रिसर्च सक्सेसफुल हो जाती, तो कहने से हम मेडिसिन बना के क्या करते, फ्यूचर में बेचते, उस केस में इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता। समझ में आता है कि नहीं आता है। उसके बाद हम हमारे वर्कर के लिए यूनिफॉर्म खरीदते हैं, फैक्ट्री को कलर करवाते हैं, ठीक है, कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच मतलब टूट जाना, तो उसके लिए हम कॉम्पनसेशन पे करते हैं। ये तो नॉर्मल एक्टिविटी है, बिजनेस में चलती रहती हैं, और इसके लिए जो खर्चा होगा वो हमारे लिए क्या होगा, वो हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो मेरे हिसाब से अब सब लोग को क्लियर हुआ होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब इसमें एक तीसरी कैटेगरी और है जिसको हम फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं, या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। नाम सुना होगा बहुत सारे लोगों ने। अब देखो, ये जो एक्सपेंडिचर है ना, ये कंपनी की बैलेंस शीट में कभी भी नहीं हो। कंपनीज में डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिक्टिशियस एसेट के जैसे नाम का कोई एक्सपेंडिचर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था तो उसकी बैलेंस शीट में ऐसा बोला गया था कि आपके एक्सपेंस 2 ही टाइप के हो सकते हैं, या तो रेवेन्यू या फिर कैपिटल, यानी आपके डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया वहां पे। तो उसके बाद से कंपनीज की बैलेंस शीट में डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम का कोई चीज नहीं दिखता है हमें अभी। तो इसलिए कंपनीज के लिए नहीं, डिफर्ड रेवेन्यू या फिक्टिशियस एसेट कंपनीज की बैलेंस शीट में नहीं होगा। लेकिन कहने से बिजनेस तो पार्टनरशिप भी है, सोल प्रोप्राइटर है, तो उनके वहां पे फिक्टिशियस एसेट्स हो सकते हैं। अब फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या है, तो लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, हमने शाहरुख खान को हायर किया। लेट सपोज अपना ऐप है, अपने ऐप का नाम क्या है, एग्जाम गोल्स, ठीक है, अपना ये मोबाइल ऐप है एग्जाम गोल्स। तो हम लोग ने एग्जाम गोल्स के एडवर्टीजमेंट के लिए हमने किसको हायर किया, शाहरुख खान को हायर किया, और हमने शाहरुख खान को 10 करोड़ रुपया दिया है। हमने शाहरुख खान को बोला कि भाई ये 10 करोड़ रुपया दो और हमारे लिए 2 ऐड बना दो। कितने एड्स बना दो, 2 एड्स।
तो हमने शाहरुख खान को 10 करोड़ रुपया देके कितने ऐड बनवाए? 2 ऐड। और ये 2 ऐड अब हम लोग चलाएंगे आगे फ्यूचर में हमको, ताकि नए नए स्टूडेंट्स हमारी ऐप को डाउनलोड करें, एग्जाम गोल्स को डाउनलोड करें। समझ में आता है कि नहीं आता है? अब नए नए स्टूडेंट्स एग्जाम गोल को डाउनलोड करें और इसके लिए हम लोग ने ऐड का खर्चा किया, तो ये 10 करोड़ का जो एक्सपेंस है, बताओ इसका बेनिफिट मुझे सिर्फ 1 साल से कम मिलेगा, लेस देन 1 ईयर मिलेगा, कि मोर देन 1 ईयर मिलेगा? कहने से अगर मैंने शाहरुख खान को हायर किया है, कहने से कितना बड़ा वो ब्रांड एम्बेसडर हो जाएगा मेरी कंपनी के लिए, कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है, तो कहने से उसका फ़ायदा मुझे सिर्फ, भले मैंने खर्चा इस साल किया है लेकिन इसका फ़ायदा मुझे अगले साल भी मिलेगा, उसके अगले साल भी मिलेगा, उसके अगले साल भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान इस साल आके ऐसा बोलता है कि भाई आप एग्जाम गोल डाउनलोड करो। क्या बोलता है? एग्जाम गोल डाउनलोड करो और उसमें देखो आपको सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे। तो कहने से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस साल केस में होंगे, 11th 12th में होंगे, वो डाउनलोड करेंगे और देखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स अभी जो 10th में होंगे और जिन्होंने ऐड देखी है, वो जब अगले साल आएंगे तो उनको शायद याद आए कि यार ये तो वही कंपनी है जिसका ऐड कौन करता है? शाहरुख खान। उसको जल्दी ट्रस्ट आएगा कि यार इतनी बड़ी कंपनी है, चलो एक बार ऐप डाउनलोड करके तो देखता हूं। तो कहने से जो शाहरुख खान से ऐड करवाया था उसका फायदा हो रहा है अभी, तो कहने से इसका बेनिफिट हमें यूजुअली मोर देन 1 ईयर होता है। यस और नो? तो एडवर्टीजमेंट जो एक्सपेंडिचर है उसका हमें फायदा क्या होता है? उसका फायदा हमें यूजुअली मोर देन 1 ईयर होता है। बट वो 1 साल से हमें फायदा तो 1 साल से ज्यादा का होता है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास कोई असेट नहीं आता है सामने। शाहरुख खान से हमने ऐड करवाया, हमें मिला क्या उसके बाद? बदले कोई हमें, जब हम खर्चा करते हैं, लैंड पे खर्चा करते हैं, बिल्डिंग पे खर्चा करते हैं, मशीन पे, तो सामने एक असेट मिलता है। लेकिन यहां पे इसका 1 साल से ज्यादा फायदा तो हो रहा है, लेकिन उसके सामने हमें कोई असेट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इसको हम बोलते हैं कि ये असेट नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हमारा। 1 साल से ज्यादा फायदा दे रहा है बट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये हमारा क्या है? फिक्टिशियस असेट है या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और हम इसको फ्यूचर में क्या करेंगे? जैसे हम असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, वैसे इस पे भी डेप्रिसिएशन लगा के इसको राइट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो 3 आंसर हो सकते हैं। वेदर द ग्रेटर इकोनॉमिक बेनिफिट विल लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर। अगर हाँ 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मिले तो वो कैपिटल है और उसको बैलेंस शीट में दिखाओ। 1 साल से कम मिले तो वो रेवेन्यू है और उसको पीएनएल में दिखाओ। और अगर 1 साल से ज्यादा मिले बट उसके सामने कोई असेट नहीं क्रिएट हो रहा है, तो उस केस में वो फिक्टिशियस असेट है और उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं असेट साइड में, अदर करंट असेट्स के अंदर। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो फिक्टिशियस असेट्स ऐसे असेट्स होते हैं, ऐसे एक्चुअली खर्चे होते हैं जिनका फायदा हमें 1 साल से ज्यादा मिलता है लेकिन उनके सामने कोई असेट क्रिएट नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल, यहां पे बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं। ये देखो, सबसे पहला एग्जांपल क्या बोला इस एग्जांपल में? स्पेशल एडवर्टीजमेंट फॉर लॉन्चिंग ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, टाटा अपनी नई कार लॉन्च करता है और उस कार लॉन्च करने के लिए लेट सपोज वो सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। तो जब तक वो कार चलेगी ना, तो लोगों के दिमाग में क्या आएगा? कि कौन आएगा दिमाग में? सलमान खान आएगा। जब टाटा ने टियागो कार लॉन्च किया था, इनका एक कार है, बहुत ज्यादा बिका है ये इनका कार, बहुत पॉपुलर कार है, टियागो करके, छोटा कार है। ठीक है, तो ये कार की इन्होंने जब लॉन्च की थी ना, तो पता है इसके लॉन्च में एड में कौन आता था? वर्ल्ड का सबसे बड़ा फुटबॉलर लायनल मेसी। उसको इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर हायर किया था। तो सोचो, जब प्रोडक्ट लॉन्च किया टियागो, तब लायनल मेसी ने उसका ऐड किया, तो उसका फायदा तो ऑब्वियसली टाटा को सिर्फ उस साल में नहीं मिला होगा और सिर्फ टियागो के लिए नहीं मिला होगा। कहने से लोग इंडिया के अंदर एकदम ऐसे चौंक गए कि भाई यार लायनल मेसी एक इंडियन कंपनी का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। एकदम लोग शॉक हो गए पूरी तरह से। तो कहने से उसकी वजह से टाटा में लोगों का ट्रस्ट बढ़ा। लोग बोले यार टाटा लायनल मेसी को लिए क्या क्या ऐड कर रहा है, मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा, एक बार ट्राई तो करना चाहिए। और इसी की वजह से इनका टियागो का जो कार था वो सक्सेसफुल भी रहा। तो कहने से जो लायनल मेसी ने ऐड किया, लेकिन इसके ऐड के बदले फायदा तो आगे आने वाले कई सालों में मिलेगा, लेकिन उसके बदले हमें कोई असेट अभी तक नहीं क्रिएट हुआ है। इसके लिए हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब होता है टू स्टार्ट द बिजनेस सम एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। तो लेट सपोज कि मेरे को कंपनी चालू करना है, तो उसमें तो बहुत लीगल वर्क होता है।
ठीक है। तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी लॉयर को मैं बोलता हूं कि भाई ये काम कर दे, वो उसमें सारी चीजें काम करके देता है हमें और उसके वो फीस चार्ज करता है। तो कहने से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को हमने कंपनी स्टार्ट करने के लिए फीस दी है, दूसरी फीस की बात नहीं कर रहा हूं, कंपनी स्टार्ट करने के लिए फीस दी है, कहने से एक कंपनी स्टार्ट हुई है, इसका फायदा हमें फ्यूचर में भी मिलेगा, लेकिन इसके बदले हमें कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। इसके लिए हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आता है कि नहीं आता है? नेक्स्ट, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग की हम लोग ने, तो कहने से एम्प्लॉय, ट्रेन्ड एम्प्लॉय तो बेटर काम करेगा, फ्यूचर में फायदा मिलेगा, लेकिन इसके बदले कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी क्या है मेरा फिक्टिशियस एसेट्स या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी ये ऐसे एसेट्स हैं जिनको मैं फ्यूचर में बेच नहीं सकता। अगर मेरे को लैंड की बात करो तो लैंड इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट उसको फ्यूचर में बेच सकता हूं, लेकिन लाइलन मेसी से जो ऐड करवाया उसको फ्यूचर में कैसे बेच सकता हूं? आई कैनॉट सेल इट, इट हैज नो मार्केट वैल्यू, यानी इसको मैं बेचा नहीं जा सकता है फ्यूचर में मेरे से। अगर मैंने कंपनी स्टार्ट करने के लिए कोई खर्चा किया है तो वो खर्चे को मैं आगे नहीं बेच सकता, उस कंपनी को मैं आगे नहीं बेच सकता हूं। तो उसकी वजह से जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, कहने से वो मेरा क्या है, फिक्टिशियस एसेट है। यानी फिक्टिशियस एसेट मतलब ऐसा एसेट जिसमें से कोई फायदा नहीं होगा फ्यूचर के अंदर बेचने में। उसको ऐसे फायदा हो रहा है, अगर हम लोग ने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया तो वो फायदा हो रहा है, लेकिन उसको बेच के फायदा नहीं ले सकता मैं। लेकिन लैंड से मुझे ऐसे भी फायदा होता है और उसको मैं बेच के भी क्या कर सकता हूं, फायदा ले सकता हूं। नेक्स्ट, इनॉग्रेशन एक्सपेंस। कहने से इनॉग्रेट किया ऑफिस, क्लासेस मैंने स्टार्ट किया और क्लासेस को इनॉग्रेशन किया, तो कहने से इनॉग्रेशन की वजह से एक थोड़ा सा तो कहने से मार्केट में नाम जाता है कि अच्छा इधर नया कुछ तो खुला है, तो उसकी वजह से फ्यूचर में फायदा तो होगा, लेकिन क्या वो इनॉग्रेशन को मैं सेल कर सकता हूं? कोई एसेट मिला मुझे उसके बदले? नहीं मिला, इसलिए वो मेरे लिए क्या हो गया, वो मेरे लिए फिक्टिशियस एसेट्स हो गया या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, इफ सक्सेसफुल ऐसा लिख लो यहां पे, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो कहने से उसका मुझे उसके बदले अगर सक्सेसफुल रहा या फिर उसमें मुझे कोई एसेट नहीं मिला, यानी ट्रेडमार्क कॉपीराइट नहीं मिला, लेकिन उसमें से मुझे नॉलेज बहुत मिला, ठीक है, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, मेरा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। एक्सपेंस ऑन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए कि भाई हम लोग इधर फैक्ट्री डालने वाले हैं, ये सब काम करने वाले, तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का जो है ना, उसका आपको फ्यूचर में फायदा तो हुआ। क्या फायदा हुआ भाई? आपकी फैक्ट्री लग गई, लेकिन कहने से उसके चक्कर में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे खर्चा हो, उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मैं सेल कर सकता हूं, आगे जाके सेल कर सकता हूं क्या? प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मैं सेल नहीं कर सकता, इसलिए वो मेरे लिए क्या हो गया, फिक्टिशियस एसेट हो गया, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। आपके एग्जाम्स में ये नहीं पूछे गए हैं अभी तक, बट ये एक टाइप होता है इसलिए मैं बता रहा हूं, बट एग्जाम्स में यूजुअली ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछे नहीं जाते। तो आपको यही पूछा जाएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से। समझ में आता है कि नहीं आता है? अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर बाकी सब चीजों पे आएंगे। देखो यहाँ पे आओ। तो पहला क्वेश्चन बोलता है, ये मैंने इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ये क्वेश्चन लिया, ICAI का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, ओवर हाउलिंग एक्सपेंस, ओवर हाउलिंग मतलब रिपेयर बोल सकते हो एक तरह से, एक्सपेंस ऑफ सेकेंड हैंड मशीन परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बताओ ट्रू और फॉल्स, कि हमने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी, लेकिन उसको लगाने से पहले हम लोग ने क्या है, उसकी धुलाई करवाई, उसको साफ करवाया, उसमें छोटा मोटा पार्ट टूटा हुआ था वो सब डलवाया, कुछ पार्ट्स नए डलवाए, वो सब किए। तो बताओ उस ओवर हाउलिंग एक्सपेंस जो सेकेंड हैंड मशीन पे लगा है, क्या वो मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कितने लोग को ट्रू लगता है, कितने लोग को फॉल्स लगता है? क्या रेवेन्यू है तो ट्रू, अगर कैपिटल है तो फॉल्स। तो इसका जो आंसर है वो है फॉल्स। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हमको ये नहीं देखना है कि मशीन सेकंड हैंड है कि नहीं है, कहने से मशीन तो हम सेकंड हैंड मशीन खरीद के लाए, तो हमसे पहले कोई और यूज कर रहा था, हम तो नहीं यूज कर रहे थे ना। जब हम एक बार मशीन खरीद रहे हैं और उसको पुट टू यूज करने से पहले जो भी खर्चे कर रहे हैं, कहने से वो सब किस में ऐड हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ मशीन में ऐड हो जाएंगे। अब वहां पे ये नहीं बोला है कि न्यू मशीन की ओल्ड मशीन, तो चाहे आप पुरानी मशीन खरीदो, सेकंड हैंड मशीन खरीदो या फिर न्यू मशीन खरीदो, लेकिन उसको पुट टू यूज करने से पहले आप उस पर जितने भी खर्चे करोगे वो सब आपके क्या हैं, वो सब आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। क्योंकि इन खर्चों से, लेट सपोज जो मशीन नई पुरानी मशीन में खरीद के लाया, उस मशीन को एज इट इज तो लगा के कोई बेनिफिट ले नहीं सकता, तो कहने से पुराने पार्ट रिप्लेस किए, मशीन को धुलवाया, सफाई करवाई उसमें सब मैंने जो भी चीजें उसकी रिक्वायरमेंट थी नए पार्ट डालने की वो सब करवाई।
अब ये सब खर्चे करने के बाद कहना इसे मशीन चलेगी और मुझे फायदा इसी साल देगी कि अगले आने वाले कई साल देगी, तो कहने से उसका फायदा मुझे मोर देन 1 ईयर मिलेगा। इसके लिए वो मेरे लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है मेरे लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो देखो ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ चुका है। कोई तो एक एग्जाम में आया है, मुझे याद नहीं है नवंबर में आया कि मई में आया है, लास्ट ईयर ही आया शायद, मई 2019 में आया या फिर नवंबर 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि ओवरहाउलिंग ऑफ ओल्ड मशीन परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसका आंसर था फॉल्स, और आपको ये लिखना था कि एनी एक्सपेंस इनकर्ड till the asset is put to use is a capital expenditure and has to be added to the cost of asset because it gives benefit for more than 1 year। बस आपको इतना ही लिखना था और आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, आपको 2 मार्क्स एज इट इज मिल जाते हैं। तो इतना डिफिकल्ट नहीं आता इंस्टीट्यूट का पेपर, सीए फाउंडेशन इज नॉट डिफिकल्ट, बट आपको क्या है, थोड़ा सा लॉजिक यूज करना पड़ेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन, मनी स्पेंट ऑन रिड्यूसिंग अ वर्किंग एक्सपेंस इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी इन्होंने क्या किया है, फैक्ट्री के अंदर कुछ एक्सपेंस किया है और उस एक्सपेंस की वजह से आपका जो रोजमर्रा का खर्चा होता है ना, लेट सपोज रोज मेरी फैक्ट्री के अंदर 10,000 रुपए का खर्चा है, लेकिन मैंने एक खर्चा कोई तो एक एक्सपेंस किया जिसकी वजह से अब ये 10,000 का खर्चा सिर्फ महीने का 3,000 ही होता है। रोज का डेली एक्सपेंस कितना होता है मेरा, एज इट इज देखने जाऊं तो 10,000 रुपीज मेरा डेली एक्सपेंस है, ऐसा समझो। डेली एक्सपेंस कितना है, 10,000, लेकिन मैंने लेट सपोज कि 1 लाख रुपए का कोई खर्चा किया, एक्सपेंस किया, और इस एक्सपेंस की वजह से आज के बाद मेरा डेली एक्सपेंस सिर्फ 3,000 रुपीज पर डे होगा। तो कहना ही से आपका खर्चा कम हुआ है, यानी आपके बिजनेस में क्या हुआ है, एफिशिएंसी बढ़ी है। आपको हर महीने कितने का फायदा होने वाला है, 7,000 का फायदा होने वाला है। तो कहने से इस एक्सपेंस की वजह से फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेंगे। और बताओ क्या एक दिन यानी सिर्फ आज ही हमको 7,000 कम लगेगा कि आने वाले हर रोज हमारे 7,000 रुपए बचने वाले हैं। कहने से फ्यूचर में एवरी डे वी आर गोइंग टू सेव कितने, 7,000 रुपीज। तो कहने से इस एक्सपेंस की वजह से फ्यूचर में हमें ग्रेटर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। इसकी वजह से हमें क्या होगा, फ्यूचर में ग्रेटर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। और वो इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है कि एवरी डे वी विल बी सेविंग 7,000 रुपीज पर डे। हर रोज हम कितने रुपए सेव करेंगे, 7,000 रुपए पर डे। और कहने से जिस एक्सपेंस का फायदा हमें मोर देन 1 ईयर हो उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। इसीलिए इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्योंकि इस एक्सपेंडिचर की वजह से क्या हो गया, कंपनी विल बी सेविंग लॉट ऑफ मनी इन द फ्यूचर। एंड any expenditure which helps us in getting greater economic benefit for more than 1 year is a capital expenditure। इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, समझ में आता है कि नहीं आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लीगल फीस टू अक्वायर अ प्रॉपर्टी इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी हम लीगल फीस पे किए हैं, किस चीज के लिए, प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए। तो बताओ ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो देखो कोई प्रॉपर्टी हमें लेनी है, आज हमारे पास प्रॉपर्टी, हमें कोई फायदा मिल रहा है उससे, नहीं, तो ये लीगल खर्चा करके हमने उस प्रॉपर्टी को हमारे पास लिया है। तो कहने से पहले हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा था, अब इस प्रॉपर्टी से हमें फायदा मिलेगा। कहने से पहले से ज्यादा फायदा मिल रहा है, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ इसी साल रहेगी कि आने वाले कई साल रहेगी हमारे पास। कहने से ऑब्वियसली प्रॉपर्टी है तो आने वाले कई साल रहेगी और इसका फायदा हमें मोर देन 1 ईयर मिलेगा। इसके लिए इसका आंसर आएगा ट्रू, यस इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज प्रॉपर्टी विल बी गिविंग अस बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। समझ में आता है कि नहीं आता है। तो आपके यहां पे 2 क्वेश्चन होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है वो देखो पहले एक बार। आपको पहले तो देखो एक क्वेश्चन का आंसर मैं फ्रेम करके बताता हूं। पहला क्वेश्चन है तो उसका आंसर मैं ऐसे लिखता, आंसर नंबर 1 फॉल्स। पहले तो मैं आंसर लिखता ऐसा, फॉल्स। फिर उसका रीजन, कॉमा लगा के उसका रीजन, एज द एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड मशीन इज इनकर्ड बिफोर पुट टू यूज, this will provide benefit, economic benefit, provide economic benefit
टू द एंटिटी इन फ्यूचर, टू द एंटिटी इन फ्यूचर, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटिटी इन फ्यूचर। समझ में आता कि नहीं आता? यानी फ्यूचर में हमको एंटिटी से ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, इसके लिए हमारे लिए क्या है, देयरफॉर इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपको ऐसे रीजन एक्सप्लेन करना। अब इसका मतलब ये नहीं है 2 मार्क्स का है तो सर 8 लाइन तो भरनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपने शॉर्ट एंड स्वीट लिखो, लेकिन आपका रीजन ऑन पॉइंट होना चाहिए, यानी एग्जैक्ट आप अपना रीजन एक्सप्लेन कर पाने चाहिए कि ये ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। तो आपको ये 2 क्वेश्चंस का आंसर फ्रेम करना है, और जो भी डाउट रहेगा वो नेक्स्ट डाउट सॉल्विंग सेशन में हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो आज अभी ये सेशन के लिए अभी इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारा कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट क्या होता है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।